बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एक कारोबार के साथ दो चीज़ें जुड़ती हैं तो वो कारोबार कामयाब हो जाता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन उसके बदले में मिलने वाला प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही अगर हम ज़िम्मेदारी की तरफ देखें, फार्मिंग की तरफ देखें, तो फार्मर का ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है तो और उसके मुकाबले में मिलने वाला प्रॉफिट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ज़्यादातर ख़र्चा किस चीज़ के ऊपर होता है। ज़्यादातर ख़र्चा हमारा होता है ज़मीन की तैयारी के ऊपर, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली खादों के ऊपर, उसको लगने वाले पानी के ऊपर, उसकी गोडियों के ऊपर। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हमारी कॉस्ट को बढ़ाती हैं। तो हमने पिछले इस सीज़न के अंदर एक काम किया था कि जब हमने करेला लगाया तो करेला लगाने के वक्त हमने इस चीज़ का ख्याल रखा कि हमारा प्लान था जाल के ऊपर करेले को लगाना, बांस के ऊपर उसको चढ़ाना। आमतौर पे उसके लिए पानी की खेली समेत सेंटर टू सेंटर जो फासला रखा जाता है, जो बेड छोड़ा जाता है, वो 8 फुट का छोड़ा जाता है। हमने उसके लिए बेड 8 फुट ही छोड़ा, लेकिन 8 फुट छोड़ने के लिए हमने एक तरीका इख्तियार किया कि ये जो खेल जो बांसों के दरमियान आपको खाली नज़र आ रही है, इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ करेला था। और ये खेल जिसके ऊपर आपको टिंडी नज़र आ रही है, करेला लगने के टाइम के ऊपर बिल्कुल खाली थी। अब जब हमने इस खेल के ऊपर करेला लगाया, जाल लगा दिया, बांस, क्योंकि बांसों के दरमियान फासला सिर्फ इतना रखा जाता है कि आम एक आदमी हमारा आराम से स्प्रे वगैरह कर सके, लेबर हमारी उसके अंदर तुड़ाइयाँ कर सके और फासला हमें रखने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब हमें अपने खेत को दो हिस्सों में तकसीम करने का मकसद एक ये था कि जिस वक्त हमारा करेला ख़त्म हो तो करेले के स्ट्रक्चर को वैसे ही रहने देना है। अगले सीज़न में सब्जियां लगाने के लिए, मतलब अब हम इसके बाद तोरी लगाने का प्लान है और इसी बांस के ऊपर, इसी जाल के ऊपर चढ़ाने का प्लान है। अब ये जाल काफ़ी महंगा है, ये बांस काफ़ी महंगा है, इसके ऊपर इस्तेमाल होने वाली तार काफ़ी महंगी है, इसको लगाने के अंदर जो लेबर कॉस्ट आती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो ये जाल इसी तरह से खड़ा रहेगा। हम आमतौर पे एक जाल के ऊपर एक सीज़न में एक फसल लेते हैं, लेकिन हम इस जाल के ऊपर 2 सीज़न में 2 फसलें इंशाल्लाह लेंगे। अब जब हमने इसके ऊपर करेला लगाया, साथ वाली जगह खाली थी, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। गोडियाँ करवाई जाती हैं जिसके लिए कि आपकी फसल के अंदर जड़ी बूटियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपका पौधा ठीक से ग्रो कर ही नहीं पाता। हमने करेला लगाया, उसके अंदर जड़ी बूटियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, हम उसकी गोडी करवाते थे, लेकिन साथ में जो जगह खाली थी जिसके ऊपर आपको टिंडी नज़र आ रही है, जिसके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई जड़ी बूटियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, और इसकी हमने सिर्फ एक गोडी करवाई है, कोई मल्चिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसके साफ़ होने की एक बहुत ही सिंपल सी रीज़न है। और वो रीज़न ये है कि जब हमने इसके ऊपर करेला लगाया तो करेले की गोडी के साथ साथ खाली जगह जो पड़ी हुई थी, हम उसके ऊपर पैराक्वाड का स्प्रे कर देते थे। अब जितनी भी जड़ी बूटियाँ उसके अंदर उगती थीं वो उस स्प्रे की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाती थीं। अब होता यह है कि जड़ी बूटियों का बीज ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्स हुआ हुआ होता है। जब हम अपनी ज़मीन की तैयारी के अंदर हल वगैरह चलाते हैं या गोडी करवाते हैं तो नीचे वाला बीज ऊपर आ जाता है। ठीक है, जब पानी लगता है, बीज को उगने के लिए स्पेस मिलती है, तो बीज उगता है और आपकी फसल की सारी ताकत को चूस लेता है। तो हमने क्योंकि अपनी ज़मीन को दोबारा तैयार करवाया ही नहीं, उसकी गोडियाँ करवाई ही नहीं, हम उसके ऊपर सिर्फ स्प्रे करते रहे, जिसकी वजह से हमारी टिंडी की खेलें बिल्कुल साफ़ हैं। हमने करेला जिसकी 4 से 5 गोडियाँ करवाई थी, फिर भी उसकी जड़ी बूटियों को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। टिंडी के अंदर हमने सिर्फ एक गोडी करवा के, वो भी हमने क्योंकि जड़ों के साथ मिट्टी लगवानी थी ताकि हमारे प्लांट्स वगैरह हेल्दी हों, हमारे प्लांट्स वगैरह अच्छे ग्रो कर सकें, उसके लिए गोडी करवाई, वरना उसके अंदर कोई जड़ी बूटियों का प्रॉब्लम नहीं आया। अब ये क्या था? ये सिर्फ एक प्लानिंग थी कि हमने अपनी ज़मीन के अंदर सोचा हुआ था कि अगली दफ़ा हमने कौन सी फसल लगानी है। तो हमने पहली फसल करेले की उठाई, उसके बाद हमने कोई ज़मीन की तैयारी नहीं की, कोई खाद के ऊपर पैसा वगैरह नहीं लगाया और हमने टिंडी लगा दी। अब टिंडी लगाने के बाद उसकी गोडी के ऊपर जितना खर्चा होना था वो भी हमने बचाया कि हमने उसकी तैयारियां पहले से की हुई थी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो स्प्रे है उसका खर्चा काफ़ी कम है बनिस्बत लेबर के ज़रिए से उसकी गोडियां करवाने की। अब हमारा आगे प्लान है कि जब टिंडी वगैरह ख़त्म हो जाएगी तो ये जाल हमने जिसको बड़े तरीके से ऊपर करके समेटा हुआ है, इसका हम एक एक धागा खोलेंगे और ये जो जाल है ये ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा और इसी जाल के ऊपर इंशाल्लाह ज़मीन की तैयारी के बगैर, बांस दोबारा गाड़े बगैर, हम लोग दोबारा से तोरियां लगा लेंगे और एक अच्छी इनकम जनरेट कर देंगे। तो 3 फसलें ली, जिसके लिए तैयारी ज़मीन की सिर्फ एक दफ़ा की और खादों का इस्तेमाल भी सिर्फ एक दफ़ा किया। हाँ, बाद में वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हम लोग खादें वगैरह इस्तेमाल करते रहे, लेकिन बेसल डोज के अंदर जो खादें थी वो हमने सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल की। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को अपनी टिंडी का भी करवा दूँ, जिससे हमने बहुत अच्छी पिकिंग ली, हमें इसका बहुत अच्छा रेट मिला। अभी भी इसका रेट 250 रुपये से लेके 300 रुपये तक 5 kg का शॉपर जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी आपको रेट मिल रहा है।
और आप लोग देख रहे हैं कि प्लांट्स हमारे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। एक और बात जिसकी तरफ आमतौर पे फार्मर का ध्यान नहीं जाता कि जब हम बार बार अपनी ज़मीनों के अंदर हल चलाते हैं तो हल चलाने की वजह से हमारे ज़मीन के नीचे एक पूरा सिस्टम बना हुआ होता है जर्म्स का, जो हमारी फसलों तक खादों की सप्लाई करते हैं, हमारी फसलों को खुराक पहुंचाने के अंदर एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करते हैं। उनकी सारी की सारी दुनिया तबाह हो जाती है जब हम उसके अंदर हल चलाते हैं ट्रैक्टर के ज़रिए से। ज़मीनों का वतर में होना ज़रूरी है। आप अगर इस तरह का कुछ करना चाहते हैं तो बेड प्रिपरेशन करवा लें और उसके बाद जब अगली फसल लगानी हो तो आप अपनी खेत की गोडी करवाएं और आप उसके अंदर आराम से बीज या पनीरी को शिफ्ट कर सकते हैं। आपकी फसल को किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अंदर ये माड़ू कद्दू भी लगा हुआ है, जो कि लंबी टिंडी भी जिसको कहा जाता है। इसके अंदर 3-4 किस्म की वैरायटीज़ लगी हुई हैं। आम तौर पे टनल के लिए भी जो टिंडी लगाई जाती है वो तकरीबन 15 नवंबर या 1 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक लगती रहती है। लेकिन हमने इसको तकरीबन 15 अक्टूबर को लगाया, बगैर एंटी इंसेक्ट के लगाया। बहुत ज़्यादा वायरस के अटैक आए जिसकी वजह से आप खाली जगह भी देख रहे हैं। तो मैं वो पौधे जो से थे उनको फाड़ता रहा, कुछ बाहर फेंकवा दिए, कुछ ज़रा अंदर पड़े रह गए जिसकी थोड़ा सा गंदगी नज़र आ रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने कम जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया। आप लोग इस तरह की मल्टी क्रॉपिंग के बारे में क्या सोचते हैं कि एक ही जगह के ऊपर ज़्यादा फसलें ले ली जाएं? ये मुझे ज़रूर कमेंट के अंदर बताइएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल आईआर फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।